अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन खबरों से भरपूर और आपने तकरीरें सुनी नेशनल असम्बली से, सेनेट से, सियासतदानों की बहुत जोशीली तकरीर उसमें बिलावल भुट्टो की, जिससे लग रहा है कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने हैं, क्योंकि आज ही सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन भी आया, हफ्ते का दिन छुट्टी का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मेक श्योर किया कि आज ही वो डिसीजन जारी किया जाए, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि पार्लियामेंट बिल्कुल तैयार है अब आईनी तरमीम लाने के लिए। तो इसलिए नंबर गेम्स पे जो सियासत पार्लियामेंट के अंदर हो रही है, बिलावल भुट्टो ने आज एक चार्जशीट जारी की इमरान खान साहब के बारे में, और उस चार्जशीट को आपको सुनिए। कुछ इंडिविजुअल एस्टैब्लिशमेंट के इदारे में मौजूद थे और कुछ इंडिविजुअल जो इस सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने मिलकर एक साजिश शुरू किया। पहला हमला हमारे अदम एतमाद को आर्टिकल 5 की बुनियाद पे रद्द करना, कॉन्स्टिट्यूशन का तोड़ना। दूसरा हमला जबरदस्ती किसी न किसी तरीके से आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट से पहले इलेक्शंस करवा दो। तीसरा हमला इस अपॉइंटमेंट का प्रोसेस का मुतनाजा करवा दे। जब वो इंटेलिजेंस चीफ था उसने वो करप्शन के सबूत खान साहब के सामने रखा, इसके बजाय कि उस करप्शन पे एक्शन लिया जाए उसने वो इंटेलिजेंस चीफ को हटा दिया। ये जो इनका फॉर्म 45, फॉर्म 47 का प्रोपेगेंडा है, इस पे भी एक बहुत बड़ा कहानी सामने आने वाला है। ये कौन साहब है जो आपके रैंक्स में है, जो खान साहब से ऐसे कोई बयान दिलवा देते हैं या ऐसे कोई कदम उठाते हैं जिसकी वजह से आपके मिसाइल में इजाफा होते हैं और पाकिस्तान के मिसाइल में इजाफा होते हैं। नौजवान लीडर बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, मैंने उन्हें इतनी जोशीली तकरीर पार्लियामेंट में बहुत अरसे बाद सुनी है, जिसमें एक वाज़ेह चार्जशीट उन्होंने दी है। और जैसे मैंने आपको कहा कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट हैं तो साथ साथ, लेकिन इस वक्त आमने सामने लग रही हैं। कैसे? विद इन मिनट्स सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आता है। डिसीजन क्या है? कई दिनों से इलेक्शन कमीशन की एक एप्लीकेशन उनके पास पड़ी हुई थी, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की थी कि इबहाम दूर किया जाए जो उनका फैसला है रिजर्व सीट्स के बारे में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दूर नहीं किया। जैसे ही ये पार्लियामेंट में आज खबरें आ रही हैं कि आज या कल में कोई आईनी तरमीम आ रही है, वो आईनी तरमीम जुडिशरी की इस्लाहात से मुतालिक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले कि पार्लियामेंट कोई आईनी तरमीम लेके आए, नंबर गेम्स जिससे डिस्टर्ब हो सकती हैं वो फैसला जारी किया। और उसके अहम नुकात में से ये है कि इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर चुका पीटीआई एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है। इलेक्शन कमीशन का पीटीआई अरकान के सर्टिफिकेट तस्लीम ना करना सरासर गलत है। इलेक्शन कमीशन को इस इक़दाम के आईनी और कानूनी नताइज का सामना भी करना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने, मैं धमकी नहीं कह सकता क्योंकि मुझ पर तौहीन अदालत लग सकती है, लेकिन कहा उन्होंने ऐसे ही है, या तो एक्शन लेते या ना कहते। खैर, फैसले का इतलाक कौमी और सूबाई असम्बली पर भी होगा। इलेक्शन कमीशन की कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश को सख्त अल्फाज में मुस्तरद किया जाता है। फॉरेन ऑफिस का बयान लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कम लग रहा है, लेकिन फॉरेन ऑफिस ऐसे अल्फाज मुस्तरद करता है किसी दूसरी दुश्मन ताकत के। और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फैसले पर फौरी अमल दरामद की हिदायत कर दी। लेकिन इसके साथ साथ अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो खबर आ रही है लेटेस्ट, वो कह रहे हैं कि पहले हम एक इजलास बुलाएंगे, उसमें लीगल टीम से ब्रीफिंग लेंगे और देखेंगे कि जो फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट का आया है उसके कानूनी नुकात क्या हैं और उस पर कैसे अमल करना है। तो हमारे आज की टॉप स्टोरी, आईनी अदालत बहरान का हल, जो कि अब वाज़ेह हो रहा है कि आईनी अदालत बना दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में तरमीम कर पाकिस्तान के आइन में तरमीम करके, और हाई कोर्ट के जजेस के तबादले का भी एक शिक उसमें भी तब्दीली की जाएगी। और इसके अलावा यह है कि शायद 5 जजेस का पैनल, जिस तरह आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होती है, वही वाला फॉर्मूला, वही वाला रूल शायद यहाँ भी अप्लाई किया जाएगा और 5 सीनियर मोस्ट जजेस में से एक को चीफ जस्टिस नोटिफाई करेगी हुकूमत। तो हमें इसमें ज्वाइन करेंगे सेनेटर अली ज़फ़र, जो रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, और हमारा आज का हॉट इशू होगा क्या फजल रहमान मान गए, क्योंकि ये जो नंबर गेम है उसमें फजल रहमान साहब बहुत अहम है। और हमारे मेहमान होंगे खुर्रम दस्तगीर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। और हमारा आज का एडिटोरियल उससे लिंक है जो बिलावल भुट्टो ने चार्जशीट दी है और जिसमें तजाद दर तजाद खान साहब के बारे में है कि खान साहब का मकसद क्या है। आज उन्होंने जो ट्वीट किया है, कल ट्वीट किया उन्होंने, यहिया खान पार्ट 2, और उसमें हम बताएंगे कि हमीद रहमान कमीशन रिपोर्ट क्या थी
और ज़िले शाह के जो कत्ल के वाक़े का उन्होंने जिक्र किया है, पुलिस पे डाला है, और यहिया खान पार्ट 2 वो क्यों कहते हैं और पहले वो क्या करते रहे, इसका हम एडिटोरियल में जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले टॉप स्टोरी, और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है सेनेटर अली ज़फ़र साहब ने। अली साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप सुन रहे होंगे बहुत सारी बातें बाहर आ रही हैं, बहुत सारी तजावीज़ सामने आ रही हैं। आइनी अदालत की बात हो रही है कि आइनी अदालत कायम की जाएगी एक आइनी तरमीम के ज़रिए। आपके ख्याल में, ख्याल नहीं बल्कि PTI का क्या है इस पे मौक़िफ़, अगर आइनी अदालत बना दी जाए जिससे बाकी केसेस जो हैं जितना बैकलॉग है वो निकालने में आसानी हो, जो कि दलील दी जा रही है, तो आपकी जमात इस बात को सपोर्ट करेगी? देखें, इस पे बात हो सकती है लेकिन ये वक्त दुरुस्त नहीं है। आम तरीके से बहुत अहम एक अमेंडमेंट है, इस पे पहले भी बात हुई है, लेकिन अगर इस पे डिटेल बात होनी है तो इस पे कम से कम हर किस्म के एंगल से देख के फैसला करना पड़ेगा। जब भी तरमीम आती हैं आइन की तो बहुत एक दूर तक आपको देखना पड़ता है, फ्यूचर को देखना पड़ता है, और सारे उसके प्रोज एंड कॉन्स देखने पड़ते हैं, उसके फ़ायदे नुकसान देखने पड़ते हैं, उसके बाद फिर आप फैसला करते हैं। एकदम नहीं होता, लेकिन अभी वक्त नहीं है। अभी जिस तरह ये अमेंडमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं या कर रहे थे, अब तो खैर नाकाम हुई, लेकिन बहरहाल वो जो कोशिश थी उनकी, वो हमारी मुशावरत के बग़ैर जो पास करने की कोशिश हो रही थी, ये बिल्कुल बजा नहीं है। बहरहाल जो बैरिट्स की जब भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आती है तो सारी मामला कमेटी के पास जाता है, वहाँ डिस्कस होती है, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में तो आपको सारी पॉलिटिकल पार्टी, सारी सियासी जमातें, सारे स्टेक होल्डर्स को का मौक़िफ़ सुन के फिर फैसला करना होता है, जो कि इस केस में वैसे भी नहीं हुआ। अभी आपने मेरा ख्याल है कुछ देर पहले सुना होगा आज कि फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का। जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब आ गया है। उन्होंने कहा है कि PTI के जितने भी अरकान, जितने भी मेंबर्स थे, चाहे वो PTI के सिंबल के तहत उन्होंने इलेक्शन लड़ा हो या ना लड़ा हो, या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उन्होंने लड़ा हो, उनके सिंबल्स के तहत या इंडिपेंडेंट सिंबल्स के तहत लड़ा हो, वो सारे के सारे PTI के पार्लियामेंट्री पार्टी के मेंबर्स समझे जाएंगे। ये एक बहुत अहम बात है। इसका मतलब ये है कि उनके ऊपर भी आर्टिकल 63A एक तरह से वैलिड है, उनके ऊपर वो भी पाबंद हैं अपने पार्लियामेंट्री लीडर की जो भी हदायत हो उसके पाबंद हैं। जिस तरह मैंने सारे सेनेटर्स को एक पार्लियामेंट्री लीडर PTI की सेनेट में होने की हैसियत से मैंने लिख दिया था कि आपने किसी किस्म की कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में वोट नहीं करना। इसी तरह जो पार्लियामेंट्री लीडर हैं PTI की नेशनल असेंबली में, उन्होंने भी सबको लिख दिया हुआ है कि आपने किसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में वोट नहीं करना। इसका मतलब ये है कि अली ज़फ़र साहब ये बताइएगा के तहत अब आपने कहा कि हुकूमत नाकाम हो गई है आइनी तरमीम लाने के लिए, तो उसकी वजह यही फैसला जो भी सुप्रीम कोर्ट का आया है, आप इस वजह से कह रहे हैं? जी, उससे पहले भी मैं हर प्रोग्राम पे ये कहता रहा हूँ कि आर्टिकल 63A के ऊपर जो फैसला किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, आपको याद होगा वो मेरा ही केस था, उसको डिफेक्शन केस समझते हैं, कहा जाता है, बड़ा फेमस केस पूरी दुनिया में हो गया है। उसके अंदर उन्होंने ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि आर्टिकल 63A के तहत अगर कोई पार्लियामेंट्री लीडर की हदायत के बरखिलाफ वोट करेगा तो उसका वोट वो ना सिर्फ नाअहल होगा बल्कि उसका वोट काउंट भी नहीं होगा। तो जब वोट काउंट ही नहीं होगा तो 2/3 मेजॉरिटी हो नहीं सकती। एक कन्फ्यूजन थी एक वक्त कि ये जो सुन्नी इत्तेहाद के कुछ मेंबर्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, उनको हुकूमत तोड़ने की कोशिश कर रही है, क्या वो टूट जाएंगे? लेकिन अब वो जब क्लैरिफिकेशन आ गई है सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी की 8 मेंबर्स की, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये पार्लियामेंट्री के मेंबर समझे जाएंगे। लेकिन आर्टिकल 63A की जो तशरीह की गई थी उस पर तनकीद भी बहुत हुई और उसको कहा गया कि आइन रीराइट किया गया है, लेकिन उसको हम उस पर बहस नहीं कर रहे हैं इस वक्त। मेरा आपसे सवाल ये है, टाइमिंग की आपने बात की है
कि इस आइनी तरमीम की टाइमिंग अगर आप ज़ाहिर आप मुझसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और ज़्यादा एजुकेटेड हैं, हिस्ट्री में आप देखें हर मामले पे ये कहा जाता है कि ये टाइमिंग मुनासिब नहीं थी, तो ज़ाहिर है ये तो अनएंडिंग एक डिबेट है ना। लेकिन क्या जो टाइमिंग इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की है इस वक्त जबकि पार्लियामेंट मुसलसल इजलास में है और किसी वक्त भी हम सुन रहे हैं कि आइनी तरमीम टेबल की जा सकती हैं पार्लियामेंट के फ्लोर पे, एंड उस वक्त हफ्ते वाले दिन छुट्टी जो होती है अक्सर सुप्रीम कोर्ट में, उस दिन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आना क्या इस बात की तरफ इशारा नहीं है कि वो ये आइनी तरमीम पीटीआई के अलावा दूसरी सियासी जमातों को नहीं करने देगी? क्या ये इंटरप्रिटेशन इस तरह की जो कुछ लोग कर रहे हैं वो दुरुस्त है? देखिए, आपने फरमाया कि ये पीटीआई के फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ते के दिन ये ऑर्डर फरमा दिया जब पार्लियामेंट कंसिडर कर रहा था आईनी तरमीम। मेरा ख्याल है ये मैं इसको इस तरह कुछ देखता हूँ कि ये पीटीआई के फेवर में नहीं, ये यकीनी तौर पे जो कुछ हो रहा है आइन की हिफाजत के लिए और ये देखने के लिए क्योंकि ऐसा इकदाम ना हो जाए जो बाद में जाके एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल एक आइनी क्राइसिस मुल्क में पैदा हो जाए एक और उस चीज को देखते तो मतलब ये इसका मतलब है टारगेटेड रोकने के तो लिए वो मुस्तकबिल के उस बहरान से बचने के लिए इसका मतलब है कि इस आइनी तरमीम को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फौरी फैसला दिया, वरना तो इलेक्शन कमीशन का ये एप्लीकेशन तो कई दिनों से पड़ी हुई थी, 2 दिन बाद भी फैसला आ सकता था, आज आना, तो इसका मतलब है टाइमिंग सुप्रीम कोर्ट ने देख के तय की है, खतरा महसूस करते हुए। जी बिल्कुल, कोई शक नहीं इसमें मुझे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये देखते हुए कि वहाँ एक आइनी तरमीम हो रही है और ये देखते हुए कि शायद ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की कंफ्यूजन में ये सारा मामला चल रहा है, तो उसके लिए उन्होंने क्लैरिफिकेशन इशू की कि ये ना हो कि कल को सुप्रीम कोर्ट को ब्लेम किया जाए या उन पे इल्ज़ाम लगाया जाए कि आपकी जजमेंट में चूंकि भाम था इसलिए हमने ये कर लिया। और ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ने आज फटाफट ये जजमेंट, इसमें कोई शक नहीं मुझे कि ये टाइमिंग सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को देखते हुए, आज सुबह जब हम सब उठे थे तो हमने यही अखबारों में पढ़ा था कि आज या कल ये आ रही है तरमीम लेके आ रहे हैं, और ये काफ़ी दिनों से चल भी रहा था डिबेट की आने आ रही है नहीं आ रही, कुछ लोग कह रहे थे आ रही है, हमारी इंफॉर्मेशन थी कि ज़रूर कोशिश हो रही है इस तरह की अमेंडमेंट लाने की। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सारा कुछ देखते हुए और स्पेशली जो आज का प्रोसीडिंग्स थी उनको देखते हुए ये ऑर्डर पास किया। ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन उनका मोटिव जो है, मकसद जो है वो यही था कि कल को उनकी जजमेंट की वजह से अगर कोई कन्फ्यूजन पैदा हो रही है तो उसको रोक लिया जाए। ठीक है, तो मोटिव सुप्रीम कोर्ट का आपने बयान किया बहुत अच्छी क्लैरिटी के साथ। ये बताइएगा कि नंबर गेम्स आप समझते हैं इस फैसले, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद नंबर गेम पीटीआई के हक में गए हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ गए हैं, या अभी भी हुकूमत इन पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेम्बरान के बगैर 2/3 मेजॉरिटी पूरी कर सकती है, या की वोट मौलाना का है? अब तो मेरा ख्याल है गेम ओवर है जी, नंबर गेम ओवर है अब तो। क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि वो जो डिफेक्शन जजमेंट थी उसमें वाज़ेह लिखा है कि वो काउंट ही नहीं हो सकते। अगर आज कोई भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट्स थे, जिनको अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि वो पीटीआई के पार्लियामेंट्री पार्टी के मेंबर्स हैं, उनमें से कोई भी अगर वोट भी करना चाहे और वोट कर भी दे, या कोई सेनेटर्स में से भी वोट करना चाहे और कर भी दे, तो वोट काउंट ही नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए। जो वोट काउंट ही नहीं होगा तो फिर वो जो नंबर्स हैं वो मिल ही नहीं सकते। मेरा ख्याल है इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद अब कोई किसी किस्म की डिबेट भी नहीं रही, अब तो ये फैसला हो गया और गेम ओवर, गेम हार गई जो है। नहीं, गेम ओवर जो आप कह रहे हैं तो उसमें ये बताइएगा कि इस वक्त इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो आज आया है, आपकी नंबर गेम्स कितनी होगी पीटीआई की? देखिए जी, उनको चाहिए थे जितने, लेट अस अज्यूम एक मिनट के लिए कि
JUI भी उनके साथ यानी जो जितनी जमातें हैं PTI के अलावा जितनी जमातें हैं, लेट अस ज़ूम एक सेकंड के लिए कि उनके साथ मिल भी नहीं है, तब भी उनके पास वो जो 2/3 मेजॉरिटी है वो नहीं आती। उनके पास तकरीबन कोई 8 या 7 जो सीटें हैं वो कम रहती हैं। तो जो 7 या 8 सीटें हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनको तब मिल सकती हैं कौमी असेंबली में। वो सिर्फ तब मिल सकती हैं जब वो PTI के मेंबर्स के वोट हासिल करें, लेकिन चूंकि वो वोट काउंट ही नहीं होगा तो 7-8 नंबर अब मिल ही नहीं सकता, वो कानूनी तौर पे पॉसिबल नहीं है। वो अब नंबर्स उस काउंटिंग से बाहर निकल गए हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि आपकी एक और सियासी कामयाबी है इस सेंस में कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला दिया है उससे आपको फ़ायदा पहुंचेगा असेंबली में स्ट्रेंथ में। लेकिन दूसरी बात मुझे ये बताइएगा कि अगर आपको ये एक मज़ीद कामयाबी मिली है तो आगे का रास्ता क्या PTI प्लान कर रही है? सड़कों पे आज खान साहब ने कहा है कि सारी कौम सड़कों पे आ जाए, हम ग़ुलामी कबूल नहीं करेंगे, या कोई ऐसा रास्ता भी है फाम तफहीम का जिसमें सियासी जमातों के दरमियान आपस में बात हो, और साथ वो ये भी कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है? ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो कैसे बात मामला आगे कैसे बढ़ेंगे जो इस वक्त मुल्क में हम हालात देख रहे हैं? देखिए जी, फ़िलहाल की तो पॉलिसी, पहली पॉलिसी तो ये है कि जो हमारा एहतजाज का हक है, जो एक आइनी हक है और वो ऐसा हक है जिसमें आप जितनी सारी आज़ादियां हैं हमारी उनके हकूक़ के लिए आप ये हक इस्तेमाल करते हैं एहतजाज का, तो वो वाला जो मेरी नज़र में जो पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क भी बनाता है, ये वाला हक जो है इसको तो हम इस्तेमाल करेंगे। और ये तो बड़ा क्लियर अब वाज़ेह हो गया है कि हमने एहतजाज करना है, क्योंकि आइन के मुताबिक है, पुरअमन एहतजाज करना है। उसमें रुकावटें जो डाल रही हैं हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है, तो हम वो रूट तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन वो रूट शायद एंड गेम नहीं है। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ऑप्शंस हमेशा खुली रहनी चाहिए, और सियासत का मकसद ही ये है कि आप हर ऑप्शन खुली रखें और देखते रहें कि कहाँ ऑप्शंस में कहाँ एक पोजीशन लेनी पड़ती है जिसमें मुल्क का फ़ायदा हो और मामला आगे बढ़ सकें। तो ये दरवाजे बंद नहीं हुए, दरवाजे खुले होंगे। ये नहीं कभी नहीं कहना चाहिए कि बिल्कुल हतमी ख़त्म हो गया सारा कुछ, लेकिन फ़िलहाल ये पोजीशन है कि कोई किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं किसी के साथ, ना सियासी जमातों के साथ ना किसी और के साथ। बेसिकली उम्मीद मुझे ये है कि इसके बावजूद जब ये एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा तो हुकूमत समझ जाएगी कि ये नहीं रुक सकता, और फिर वो एक लेजिटिमेट यानी एक ऐसा दरवाज़ा खुलेगा हुकूमत की तरफ से भी और पार्टीज की तरफ से भी कि हम कोई रास्ता निकालेंगे। एक मे बी उसका जो एंड रिजल्ट होगा इलेक्शन का, मेरी नज़र में एंड रिजल्ट नए इलेक्शन हो जाए। हो सकता है कि नए इलेक्शन की तरफ चले जाएं और जो भी फिर उसमें जीते वो आगे फाइनली हुकूमत बनाए। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन उस पॉइंट तक आने के लिए अभी वक्त लगेगा मुझे लगता है, बट ये एक ऑप्शन है, उस ऑप्शन को आप ना भूलिएगा। अच्छा, ठीक है, नहीं भूलते। लेकिन एक और आपसे बड़ा अहम सवाल है, हो सकता है आप उस पर कोई हमें बेहतर जवाब दे सकें, क्योंकि और जितने भी PTI के लोगों से हमारी मुसलसल बात हो रही है उनका जहन और उनकी ज़ुबान मुख्तलिफ है आपसे। आप लाहौर में बैठे हैं, आप पुराने पक्के लाहौरी पंजाबी हैं। ये जो PTI में एक एलिमेंट अब अभी आ रहा है सरफेस पे, इसको PTI को एक पख्तून कलर ज़्यादा दिया जा रहा है। हालांकि PTI की कामयाबी में सबसे बड़ा हिस्सा पंजाब का है, सिंध का है, कराची का है, बलूचिस्तान का भी है, खैबर पख्तूनख्वा भी है, इस्लामाबाद भी है। लेकिन अचानक से उसको एक लिसानी रंग दे दिया गया है और इसको पख्तून वर्सेस पंजाबी बना दिया गया। ज़ुबान जो इस्तेमाल की जा रही है पख्तून कल्चर के नाम पे पब्लिकली जलसों में, उससे एक पंजाब में भी एक रिजेंटमेंट का एलिमेंट आया है। आप नहीं समझते कि ये PTI के लिए सियासी तौर पे नुकसानदेह है, इस तरह का नैरेटिव, इस तरह की ज़ुबान और एक ख़ास ग्रुप की तरफ से, वो जो PTI में है?
जी, मेरी नज़र में पीटीआई मेरा ख्याल है इस वक्त पाकिस्तान की सिर्फ एक जमात है जो कि जिसको मैं समझता हूँ कि वाकई ही फेडरल नेचर की है, यानी कि उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, उसकी जो मकबूलियत है, उसके जो वोटर्स हैं, उसके जो मेंबर्स हैं, वो पूरे पाकिस्तान में बलूचिस्तान, सिंध, केपीके, पंजाब, हर जगह वो मौजूद हैं। और यही एक पार्टी है जो कि पाकिस्तान को एक यूनाइटेड तरीके से, एक मुत्तहिद तरीके से, एक पाकिस्तान के इत्तेहाद की निशानी बन के आगे ले जा सकता है। तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि किसी किस्म की अगर किसी तरफ से कोशिश हो रही है कि इसको ऐसा दिखाया जाए कि ये कोई पर्टिकुलर रीजन की पार्टी है, कोई ख़ास कल्चर की पार्टी है, कोई ख़ास सोसाइटी की पार्टी है, कोई ख़ास नज़रिए की पार्टी है, तो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल गलत होगा। मेरी नज़र में ये और स्पेशली जो बानी इस वक्त पीटीआई, मैं आपको बताऊं, पीटीआई जो है जमात तो है, लेकिन पीटीआई बेसिकली इमरान खान है। जो उनकी पॉपुलैरिटी है उसी की वजह से सारे बाकी जो लीडर हैं पीटीआई के वो मकबूलियत रखते हैं। वो एक तरह से फ्लो करती है मकबूलियत इमरान खान से बाकी लीडर्स की। तो बाकी लीडर्स जो मर्जी कहते रहें, अगर आपस में कोई ऐसी कोई बात करता है वो उसको मैं इतनी अहमियत नहीं देता। मैं हमेशा अहमियत देता हूं जो इमरान खान साहब कहते हैं। मेरी उनसे कल ही मुलाकात हुई है और उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है, यही जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, कि मेरे लिए पूरा पाकिस्तान के लिए मैं लड़ रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान के हकूक़ के लिए लड़ रहा हूँ, और मुझे कोई किसी किस्म की तरफ पे तरजीह नहीं है कि मैं किसी को सपोर्ट करूं या किसी के अगेंस्ट हूं। सारे पाकिस्तानी मैं थोड़ा सा एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि बात आपकी ठीक है, आपकी मुलाकात हुई है कल, लेकिन हमने देखा कि अली मीन गंडापुर ने संगजानी जलसे में कहा कि हम पठान बारात लेके आते हैं, लाहौर आ रहे हैं, हम बैंड बाजा लेके आएंगे, ये वो इस तरह की गुफ्तगू की, हम पठान। फिर उन्होंने सहाफ़ियों पे कहा लिफाफा लेते हैं आप, बिके हुए हैं, नंगा कर दूंगा मैं। फिर कल उन्होंने गरीदा फारूकी एक जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, उनका नाम लेके कहा कि आप पैसे लेके प्रोग्राम करती हैं। इस पे उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, खान साहब ने भी कोई माजरत नहीं की, बल्कि खान साहब ने कहा कि बुज़दिल हैं वो लोग जो अली मीन गंडापुर के साथ नहीं दे रहे या इस चीज़ को गलत कह रहे हैं। सहाफ़ियों के बारे में उन्होंने कुछ कह दिया है, लेकिन जो ख़वातीन सहाफ़ी हैं उनके बारे में खान साहब ने कोई अल्फाज अपने, बल्कि वो तो अली मीन गंडापुर को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया गरीदा फारूकी, मरीम नवाज़ का सियासतदानों में। तो ये तो हमें ऑब्वियस नज़र आ रहा है कि खान साहब, जैसे आपने कहा, वही पार्टी हैं, वही सब कुछ हैं, तो वही तो ये नैरेटिव इस तरह का गंदा जो है प्रमोट कर रहे हैं और लोगों को वो सपोर्ट कर रहे हैं जो प्रमोट करते हैं। तो इससे जो बुरे असरात पड़ रहे हैं माशरे पे, उसकी कोई फिक्र है क्या? मजम्मत करेंगे आप इसकी? जी देखें, जहाँ तक ये आपने इमरान खान साहब की बात की कि उन्होंने उसको सपोर्ट किया है, मैं उस दिन भी इत्तेफाक से, क्योंकि मैं मिलता रहता हूँ हर हफ्ते में 1-2 बार, तो उस दिन भी इत्तेफाक से हमारा केस चल रहा था अल कादिर का। मैं थोड़ी देर के लिए कोर्ट में था, लेकिन उसके बाद जब ब्रेक्स हुई तो ये गुफ्तगू हो रही थी, तो मैं साथ ही खड़ा था जब साफ़ियों से गुफ्तगू हो रही थी। और ये कुछ इस कॉन्टेक्स्ट में आया था कि उस दिन सुबह हमारा केस शुरू हुआ था और उससे एक रात पहले ये चीफ मिनिस्टर केपीके ने ये स्पीच की थी। उसकी डिटेल्स अभी नहीं पता थी और ये सहाफ़ी ने पूछा था कि जी, एक जनरल सा सवाल पूछा था कि जनाब आप के बहुत सारे लोग हैं जो रिग्रेट कर रहे हैं, पीटीआई के बहुत सारे लीडरान हैं जो माफ़ी मांग रहे हैं, केपीके के जो चीफ मिनिस्टर ने कहा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं उनको सपोर्ट करता हूं। उन्होंने जो कुछ कहा, मैं उसको अगर कोई उसकी तरदीद कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, लेकिन ये बात हम भी कर रहे हैं,
जिस तरह लेकिन आपने वो जिस खुद तरह कह मेरे चुके से हैं सवाल मरीम पूछा, नवाज आपने के सवाल बारे में कि मेरा नाम इतना ऊंची ऊंची आवाज में लेती हो तुम्हारा शौहर नाराज हो जाएगा। ये बात तो खान साहब खुद भी जलसों में कह चुके हैं। कि देखें, आप स्पेसिफिक जो स्टेटमेंट्स हैं उनको आप बिल्कुल तनकीद, मैं तो आपको, आपका हक है आप स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स पे तनकीद करें कि ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट दुरुस्त नहीं है, लेकिन एक जनरल उस पर जनरलाइज कर देना मेरा ख्याल है दुरुस्त बात नहीं है। जो ठीक है, मैं ठीक है। कल ही मैं बात कर रहा था चीफ मिनिस्टर साहब की कुछ स्टेटमेंट्स पे, कुछ दुरुस्त हैं, कुछ पे आप तनकीद कर सकते हैं, कुछ पे आप एग्री ना करें, ये आपका हक है। लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं तो हमेशा ये कोशिश करता हूँ और मैं सबको ये सजेस्ट भी करता ठीक है, हूँ कि आप अपना जो पॉइंट ठीक है है। वो बिल्कुल बनाएं, जोर से बनाएं, लेकिन आवाज़ मध्यम रखें और जो बहुत अल्फाज हैं वो दुरुस्त इस्तेमाल करें। वही चीज़ आप अच्छे यही अल्फाज में आपसे भी कह सकते हैं जो गाली गलोच यही करके आपसे करें। तो अली जफर ये साहब एक आपसे उम्मीद भी यही है। है। और आप जैसी मध्यम आवाज़ें ज़्यादा हों इस मुल्क की सियासत में, पीटीआई में भी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का और बहुत अच्छी बात की आपने। वक्त तो एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हॉट इशू जो इस बात पर है कि नंबर गेम क्या है और क्या मौलाना फजल रहमान मान गए हैं या नहीं, एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले आपने सुना अली ज़फ़र साहब कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला और उसकी टाइमिंग से पीटीआई को बहुत फ़ायदा हुआ है। और इलेक्शन कमीशन से जो ताज़ा तरीन ख़बर आ रही है वो यही है कि अभी तक बैरिस्टर गौहर को इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के बाद चेयरमैन तस्लीम नहीं किया। तो अभी लगता ये है कि ये बहरान जारी रहेगा और अभी कल वफाकी काबीना का इजलास भी बुला लिया गया है जिसमें मुजवज़ा आइनी तरमीम की मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद वो काबीना की मंजूरी के बाद दोनों ईवानों में वो तरामीम पेश कर दी जाएंगी और शायद कल तरामीम हो भी जाएं। हमें ज्वाइन किया है खुर्रम दस्तगीर साहब ने जो रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और जो नंबर गेम जारी है इस वक्त और जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का जिसने शायद इस चीज़ को थोड़ा डिस्टर्ब किया है कि पार्लियामेंट आइनी तरामीम कर सकेगी या नहीं कर पाएगी, इस पर हम बात करेंगे कि नंबर गेम क्या है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमती इत्तेहाद के पास। खुर्रम दस्तगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने देख लिया सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी और उस पर अली ज़फ़र साहब का भी ये कहना है कि बड़ा टाइमिंग जिस टाइमिंग पे ये फ़ैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का उसका बहुत फ़ायदा हुआ है हमें और इस फैसले का भी हमें फ़ायदा हुआ है। तो ये तासुर जो एक उभर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ फ़ैसले इस तनाजुर में, आप मुझे बताइएगा क्या आपकी जमात और आपके इत्तेहादी कल या परसों पार्लियामेंट में आइनी तरामीम पास करवा सकेंगे? जी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियार का इस्तेमाल किया है, लेकिन ये अब बात एक तवील समझे तनाव के बाद ही हल होगी कि सुप्रीम कोर्ट एक आईनी इदारा है जिसको अपनी खुद मुख्तारी हासिल है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी एक आईनी इदारा है जिसके पास अपनी खुद मुख्तारी है। और सबसे अहम तरीन बात यह है कि पार्लियामान जो है पाकिस्तान की, क्योंकि वो बराह रास्त पाकिस्तान के अवाम से अपनी ताकत जो है वो ड्रॉ करती है, तो लिहाजा उसकी जो खुद मुख्तारी है कानून साजी की और आइन साजी की, वो उतनी ही मुकम्मल है जितनी सुप्रीम कोर्ट की। तो लिहाजा यहाँ पार्लियामान ने जो अपना इस्तेहकाक है कानून साजी का और आइन साजी का, वो इंशाल्लाह इस्तेमाल करना है। नंबर गेम के ऊपर मुस्तकिल जब तक ये ऐवान में ना आ जाए तब तक इस पर कोई हतमी बात नहीं मैं करूँगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अशारिये मुस्बत हैं कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी, और जब इस पे कोई मुकम्मल तौर पे तसल्ली हो जाएगी तो तभी ये मुसवदा काबीना के सामने मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा, जो कि पहला कदम होता है किसी भी कानून साजी में। लेकिन इस पे आपने कहा कि नंबर गेम्स की आपने बात की कि अभी तक हमारे पास पूरे हैं, लेकिन आपके पास नंबर गेम किसी तरह भी पूरे नहीं होते जब तक कि मौलाना फजल रहमान साहब आपके साथ ना आए और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि किसी चीफ़ की एक्सटेंशन को वो सपोर्ट नहीं करेंगे, उम्र में इजाफे को सपोर्ट नहीं करेंगे।
तो जो ख़बर है हमारी वो ये है कि एक आइनी कोर्ट बनाई जा रही है और हाई कोर्ट के जजेस के तबादले के लिए विद कंसल्टेशन का जो लफ्ज़ है वो निकाला जा रहा है, और एक पैनल ऑफ सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट्स का भी। हाई कोर्ट्स में तो ऑलरेडी ये नहीं है कि सीनियर मोस्ट ज़रूरी नहीं है कि वही चीफ जस्टिस हो, लाहौर हाई कोर्ट की मिसाल हमारे सामने है। तो और सुप्रीम कोर्ट में भी जूनियर जजेस ऊपर आते रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जो अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार है वो भी आर्मी चीफ की तर्ज पे होने जा रहा है कि 5 जजेस के या 4 जजेस के पैनल में से, सीनियर मोस्ट में से हुकूमत एक को नोटिफाई करेगी। तो मौलाना फजल रहमान साहब आपके साथ किस बात पर हैं, अगर हैं तो? देखिए, 18वीं आईनी तरमीम में जो जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ेकार है, जिसके फिर बाद में 19वीं तरमीम बहुत एक उजलत में की गई थी। मैं दोनों आईनी तरमीम का आईनी शाहिद भी हूँ और उसमें हिस्सा भी डाला है, और दबाव के तहत भी की गई। जी बिल्कुल, दबाव ये था कि उस वक्त की जो हुकूमत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो गालिबन अदलिया से कोई कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते थे, तो लिहाजा उन्होंने फिर ये लेकिन आप दोनों साथ थे उस तरमीम में, आप दोनों के साथ होने के बगैर वो तरमीम हो नहीं सकती थी, तो दबाव का सामना तो आपने भी फिर किया। यही और आज भी साथ हैं कि लेजिस्लेशन में परफेक्शन नहीं हो सकती है अब्रार साहब। इसमें मुख्तलिफ जो जमातें हैं, मौलाना की जमात भी उनमें शामिल है, जिसमें उनके जो मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको हम एड्रेस कर रहे हैं ताकि एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट, जिस पे हो सकता है हर एक को इतराज़ हो अपने अपने कुछ शिकों पर, लेकिन ओवरऑल एक ऐसी तरमीम होगी जिस पर सब मुत्तफ़िक होंगे और इंशाअल्लाह वो कल या परसों दोनों ऐवानों से मंजूर होगी। अच्छा, उसमें मौलाना फजल रहमान साहब आपके साथ हैं कि नहीं हैं? जी, अभी तक तो बहुत, जब इस वक्त हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, मुस्बत इशारिया है उनकी तरफ से। मैं ज़ाहिर है इस वक्त एक ऐसी फ्लूइड सिचुएशन है कि कोई हतमी बात नहीं करना चाहता, लेकिन तो फ्लूइड सिचुएशन है अभी भी गैर यकीनी सी है। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा कि अगर मौलाना साहब जब तक हम पार्लियामान के जो हम जिन्होंने इनसे डील किया है, उस वक्त तक जब तक वोटिंग टैली नहीं हो जाती, सिचुएशन फ्लूइड रहती है। तो लिहाजा इस पे हुकूमत किनसे डील किया मौलाना साहब से? जी, तमाम जो ये एक तरीकेकार जो है अपने नंबर्स को कोई डील हुई है मौलाना साहब से? जी नहीं, उनसे गुफ्तगू जारी है और वो हमें तवक्को है कि इंशाअल्लाह जब वो वक्त आएगा तो इस आईनी तरमीम को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा, लेकिन इसके बावजूद भी अगर फ़र्ज़ करें मौलाना साहब ये आपके साथ आ गए, फिर भी आपके पास 3-4 वोट्स कम हैं, वो कैसे पूरे करेंगे? इसकी भी कानूनी और आईनी हैसियत तो बिल्कुल चैलेंजेबल है और उस पर पार्लियामान भी बिल्कुल आज़ाद है अपने इस्तेहकाक में कि वो कानून साजी करें। और मैं फिर दोहराऊंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी एक खुद मुख्तार आईनी इदारा है और एक बहुत ही मैं कहूँगा कि अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है जिसका हमें सामना है, और इसका भी हाल यही है कि पार्लियामान कल दिन की रोशनी में ऐसी कानून साजी करे, सबके सामने होगी, जाहिर है मुसवदा भी सबके सामने आएगा, उसके ऊपर फिर हम बाद में बहस करते रहेंगे। लेकिन वहाँ भी अभी ये इशू मैं कानूनी पोजीशन वाज़े करना चाहता हूँ कि वो इशू कि अभी तक जबकि तफसीली फैसला 9 हफ्ते गुजर जाने के बाद नहीं आया, आज की वजाहत की जो कानूनी और आईनी पोजीशन है उस पर भी बहुत गहरे सवाल हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर बात करने का। और यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल खान साहब के एक और मुतनाज़ा ट्वीट पे, जिसमें उन्होंने सियासतदानों पर भी इल्ज़ाम लगाए हैं, जजेस पर भी इल्ज़ामात लगाए हैं, जनरल्स पर भी इल्ज़ामात लगाए हैं, और वो क्या हैं और माजी क्या है और हाल क्या है, इस पे हम बात करेंगे अपने एडिटोरियल में एक ब्रेक के बाद। और आज का एडिटोरियल खान साहब के एक ट्वीट के बारे में, जिस पे एक FIR भी दर्ज हो गई है। FIA तहकीकात करने का रात भी गई डाला जेल, लेकिन खान साहब ने कल तहकीकात का हिस्सा बनने से इनकार किया। आज दोबारा FIA की टीम ने
उनके वकला की मौजूदगी में तहकीकात की हैं। और वो ट्वीट क्या है, उस ट्वीट में खान साहब ने एक चार्ज शीट जारी की है पाकिस्तान के सियासतदानों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के जजेस के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के जनरल्स के ख़िलाफ़। और उस खान साहब की चार्ज शीट के जवाब में आज बिलावल भुट्टो ने भी एक चार्ज शीट जारी की पार्लियामेंट के फ्लोर से। तो इससे लगता है कि चीज़ें संजीदगी से किसी ऐसी तरफ जा रही हैं जहाँ पे एक साइड को सरेंडर करना पड़ेगा। और सरेंडर से मुझे याद आया कि खान साहब ने अपनी ट्वीट में जो तजाद दर तजाद बयान किए हैं उसका मकसद क्या है। 3 चीज़ बहुत अहम है इसमें। एक है हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट का जिक्र, दूसरा उन्होंने जो यहिया खान 2 की बात की है, और तीसरा जिले शाह केस। मैं इन तीनों पे आपसे कुछ बात करना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं कि तजादात होते क्या हैं। और सियासतदानों को कम से कम, जो कौम की लीडरशिप का दावा करते हैं, उनको कम से कम कौम से झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर वो सच नहीं बोल सकते तो ना बोलें, लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। जो हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट है वो ढाका जब मशरक़ी पाकिस्तान का दारुल खिलाफा था, उस पर कब्ज़ा हुआ इंडियन फ़ौज का 16 दिसंबर 1971 को। उसके बाद एक कमीशन बना जो उस वक्त के चीफ जस्टिस हमूद रहमान कमीशन के अंडर था, जिसमें उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई जो कभी पब्लिक नहीं हुई। लेकिन 2000 में, सन 2000 में वो रिपोर्ट इंडिया में लीक हुई और इंडिया के अखबारात ने उस रिपोर्ट के कुछ हिस्से शाया किए, जिससे पाकिस्तान में भी दबाव बढ़ा। और उस वक्त पाकिस्तान पे किसकी हुकूमत थी? जनरल परवेज़ मुशर्रफ का, माशाअल्लाह। और उस दौरान यहाँ पे हुकूमत पे दबाव बढ़ा कि यहाँ भी वो रिपोर्ट रिलीज़ की जाए, और वो रिपोर्ट रिलीज़ हुई जो पाकिस्तान के अखबारात में शाया हुई। उस वक्त टीवी चैनल्स नहीं होते थे। तमाम कौम को पता चला कि उस रिपोर्ट में क्या क्या था, उस मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश कैसे बना। उसमें रिपोर्ट में फ़ौज के जर्नलों के कुछ अखलाकी और पेशा वराना मनफी किरदार का हवाला दिया गया, उनके कोर्ट मार्शल और ट्रायल की तजवीज़ दी गई, जनरल न्याजी के कारनामे बताए गए, जनरल न्याजी क्या क्या स्मगलिंग करते रहे इसमें था। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को काम नहीं करने दिया गया। और उम्मीद ये थी उस रिपोर्ट को पब्लिश करने से कि कौम और फ़ौज और ब्यूरोक्रेसी उससे सबक सीखेगी, सियासतदान भी सबक सीखेंगे। लेकिन सबक कैसे सीखा गया मैं आपको बताता हूँ। 2000 में रिपोर्ट आई और 2002 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जो कि एक मार्शल लॉ डिक्टेटर थे और और यहिया खान भी एक डिक्टेटर थे जिनके दौर में ये सब कुछ हुआ, तो जनरल मुशर्रफ ने एक रेफरेंडम करवाया। उस रेफरेंडम में खान साहब को बजाय हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट में लिखी गई नसीहत पे अमल करने के खान साहब ने क्या किया सुने। आयत करने की वजह सिर्फ ये है कि वो करप्ट और बदनुमान सियासतदानों को बाहर निकालेंगे, जिन्हें ना तो हमारी अदलिया और ना ही हमारा इलेक्शन कमीशन बाहर निकाल सका। 4 मरतबा हुकूमतों को बदनुमानी की बुनियाद पर निकाला गया, लेकिन हर बार यही सियासतदान दोबारा पार्लियामेंट में आकर मुल्क को मजीद लूटते रहे। इसलिए मैं यानी कि खान जनरल मुशर्रफ को वोट देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि वो इन बदनुमान लोगों को सियासी अमल से बाहर रख सकेंगे। वो बदनुमान लोग कौन थे? बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ। खान साहब की शुरू से ये कोशिश रही है कि वो इन दोनों सियासी जमातों को बाहर कर दें। हमेशा सियासी जमातों के खिलाफ उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की है। इक़्तिदार से पहले मैंने आपको दिखा दिया, इक़्तिदार के दौरान उन्होंने जज शौकत अजीज सिद्दीकी को निकाला, जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस फाइल किया, उन्होंने सहाफ़ियों पर उनके दौर में हमले हुए, सियासतदान उनके दौर में जेल में गए, और उनके दौर में जनरल बाजवा, जनरल फैज़, जनरल आसिम सलीम बाजवा और बहुत सारे दूसरे जर्नल और गोगी और उस्मान बुज़दार और बुशरा बीबी क्या क्या इल्ज़ामात लगे। ये सारे इल्ज़ामात वो थे जो हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट में जिनसे बचने का कहा गया था। लेकिन खान साहब के इक़्तिदार से पहले उनका झुकाव इस्टेब्लिशमेंट की तरफ, इक़्तिदार के दौरान अपना इक़्तिदार आउटसोर्स किया इस्टेब्लिशमेंट को, और वो क्या करते रहे? वही सब कुछ जो हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट में था। और इक़्तिदार से निकलने के बाद आज खान साहब क्या कर रहे हैं? वही सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट को फिर दोबारा वो कोशिश कर रहे हैं पिछले 2 साल से कि उनके साथ बातचीत की जाए। बातचीत नहीं करती इस्टेब्लिशमेंट तो वो उन पर अटैक करते हैं, ज़ाती अटैक करते हैं। और क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि वो फिर इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट लेना चाहते हैं, और इसमें वो राइट और रॉन्ग का फैसला नहीं करते। आप देख लें जो मैंने आपको बातें बताई हैं, और आज वो इल्ज़ाम दे रहे हैं जो हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, जिसमें कहा गया था जर्नलों के कोर्ट मार्शल की तजवीज़ दी गई थी। जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल हो रहा है। खान साहब को चाहिए खड़े हो जाएं, कहीं जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल किया जाए
और भी कोई मुलव्वस है तो उसका भी किया जाए। लेकिन जनरल फैज़ के कोर्ट मार्शल को तो वो कह रहे हैं वो तो हमारा असासा थे। तो ये जो कॉल ऑफ फेल में तजाद है कि आप दूसरों को चोर डाकू कहें, दूसरों को बेईमान कहें मैं सबसे बेहतर हूँ, लेकिन आपका अपना जो तजाद है वो इतने वाजे हैं कि खौफ आता है। और वो क्या खौफ है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ज़िले शाह के कत्ल के बारे में उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि ज़िले शाह को कत्ल किया पुलिस ने टॉर्चर के ज़रिए, और इल्ज़ाम मुझ पर डाला, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। पुलिस ने टॉर्चर नहीं किया, पुलिस के साथ मेरी कोई हमदर्दी नहीं, लेकिन सच ज़रूर आना चाहिए। इसलिए कि ज़िले शाह एक पोलिटिकल वर्कर था, वो स्पेशल चाइल्ड था और वो खान साहब का दीवाना था। खान साहब उसके नारे अपने घर के अंदर सुना करते थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि उसको एक गाड़ी ने कुचल दिया, और वो गाड़ी पीटीआई के रहनुमाओं की थी। वो जब पुलिस प्रिजन वैन से वो निकल के भागे हैं तो गाड़ी तेज़ रफ्तारी से जा रही थी, हादसा था, और यह हादसे की जगह आप देख सकते हैं। लेकिन इस हादसे को झूठ का रंग दिया गया और ये बताया गया कि ज़िले शाह को पुलिस टॉर्चर किया गया। हालांकि अगर आप ये फुटेज देखें जो सीसीटीवी कैमरा से लिए गए हैं, इसमें सारी टाइम लाइन है कि 5:58 पे पुलिस वैन से वो कैदी निकले हैं, और फिर उसके बाद मियाँ मीर ब्रिज से वो गाड़ी गुजरी है, फिर फोर्ट्रेस चेक पोस्ट, फिर उसके बाद हाइपर स्टार के पास, फिर मॉल रोड की तरफ मुड़ गई, फिर सिद्दीक ट्रेड सेंटर, फिर शालीमार होटल, फिर वो बस स्टॉप पे पहुंचती है, फिर वही गाड़ी सर्विसेज हॉस्पिटल पहुंचती है, और उसके बाद मजंग। और इस पे वालदैन क्या कह रहे हैं ज़िले शाह के? खान साहब, अपना इनके बच्चे हिफाजत से हैं, मेरा बच्चा इसके लिए कुर्बान हो गया। यहाँ इतने लोग मरते हैं, किसी को पता नहीं होता। मेरे बेटे का सब कुछ इन्होंने बायोडाटा निकाल लिया, वहां मर गया, हॉस्पिटल चला गया, 10-15 मिनट में मेरे मियाँ को भी पता चल गया। ये इन तरीके इंसाफ वालों ने किया है। मुझे बस इमरान खान को यही कहना, मुझे मेरा बेटा दे दे। इसकी बड़ी मेहरबानी, मेरा बेटा इसकी हिफाजत के लिए गया, लेकिन इन लोगों ने मेरे बच्चे की कोई हिफाजत नहीं की। खान साहब, अल्लाह करे आप सुने इस माँ की पुकार, और आप नहीं सुनते तो आपके फॉलोअर ज़रूर सुने, जो आपके हर झूठ पे यकीन लाते हैं, और जिनको सच दिखाया जाए, सुनवाया जाए, तब भी उनके दिमाग बंद रहते हैं। क्यों? ये सच, ये उस माँ का सच है, ज़िले शाह की माँ का। इसको बार बार सुने कि मेरा बच्चा खान साहब आपकी हिफाजत के लिए गया था, उसकी हिफाजत क्यों नहीं की गई? आपके अपने बच्चे तो दुनिया के दूसरे मुल्कों में रहें। हर उस सियासतदान से खान साहब हो या कुछ का जो आपके बच्चों को सड़कों पे लेके आके मरवाना चाहता है अपने सियासी मकासद के लिए, उससे दूर रहें। प्लीज़ अपनी आंखें और कान खोलें। शुक्रिया और सेड गुड नाइट।